हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेस। आज अपन 10th क्लास का चैप्टर थर्ड जो धातु है, धातु से संबंधित है, वह करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाऊंगा। इससे पहले मैं आपको चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स करवा चुका हूँ, शॉर्ट वाले। और आपको अगर शॉर्ट के अलावा थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखने हैं, अति लघुतरात्मक से रिलेटेड और लघुतरात्मक से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो भी करवाने का प्रयास करूंगा। और आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र से रिलेटेड अगर कोई वीडियो देखने हैं तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी आपको करवाने का प्रयास करूंगा। तो आज के करते हैं क्लास। अति शुद्ध सोना होता है, मतलब सोने का प्योर फॉर्म कौन सा होता है, शुद्ध सोना कौन सा होता है। सोना, सबसे पहले सोने का आपको मैं मतलब इसका जो सिंबल होता है वो आपको बताता हूँ। AU ऑरम से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? AU से प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका वैज्ञानिक तरीका है लिखने का, तो इसका सिंबल बोल सकते हैं इसको। तो ये शुद्ध सोना होता है, जो 24 कैरेट का होता है वो शुद्ध सोना होता है। तो अब अपने को ये पता चल चुका है कि सोने का मात्रा क्या होता है, कैरेट होता है, और वह शुद्ध सोना कहलाता है। अब 22 कैरेट में आपको बता देता हूँ एक एक्स्ट्रा फैक्ट में, कि 22 कैरेट से आभूषण वगैरह बने जाते हैं। ये भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आभूषण किस में बनाए जाते हैं, तो 22 कैरेट सोने में ही आभूषण बने सकते हैं, क्योंकि शुद्ध सोने में आभूषण को ढालना या फिर शेप देना संभव नहीं होता है। इसलिए उसमें थोड़ी अशुद्धि मिलाई जाती है, जो कि ज़्यादातर कॉपर या फिर चांदी की मिलाई जाती है, उससे उसे सोने को ढाला जाता है। इसलिए 22 कैरेट होता है उसके आभूषण बने जा सकते हैं। और 24 कैरेट सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। और सोने का चिन्ह क्या होता है, सिंबल क्या होता है? AU। AU का मतलब होता है ऑरम, तो ये आपको याद रखना है। और सोना अक्रिय धातु भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोना कैसी धातु है? अक्रिय, ये क्रिया नहीं करती है जल्दी से, इसी वजह से सोने के आभूषण बने रहते हैं। अक्रिय है, हवा से, पानी से जल्दी से ये क्रिया नहीं करती है, इसलिए इसको अक्रिय धातु भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वाधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे ज्यादा कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ग्रेफाइट, सोडियम, हीरा या सिलिकॉन? तो इसका सही आंसर होगा हीरा। हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। इससे बड़ी बड़ी चट्टानों वगैरह को भी काटा जाता है, कांच वगैरह को काटने में भी हीरे का उपयोग लिया जाता है। और ये कार्बन का अपर रूप है, ये भी आपको याद रखना है। कार्बन का अपर रूप, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कार्बन का अपर रूप किसे कहा जाता है? हीरा, ग्रेफाइट, ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। और एक फुलरीन भी आपने सुना होगा, C60, कार्बन 60, उसमें कार्बन 60 होते हैं, तो वो भी एक किसका, कार्बन का अपर रूप है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हीरा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, जल से भी खराब नहीं होती है, जल और भाप दोनों से ही क्रिया नहीं करने वाली धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर कॉपर। कॉपर ऐसी धातु है जो जल और भाप से क्रिया नहीं करती है। अपने देखा होगा घरों में कॉपर की तांबे की बोतल यूज होती है। कॉपर तांबे को ही बोला जाता है। पहले तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि तांबा किसको बोलते हैं, कॉपर को ही बोलते हैं। तो तांबे की बोतल यूज होती है, या फिर पानी भरने वाले जो पात्र वगैरह हैं वो यूज़ किए जाते हैं, वो कॉपर या फिर तांबे के होते हैं। अगर वो जल से खराब हो रहे होते हैं और वो जल की वजह से गल चुके होते हैं, फिर खराब हो चुके होते हैं, तो आपको ध्यान होगा तो उसको यूज़ भी नहीं किया जाता। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जल और भाप से अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु कौन सी है? कॉपर, Cu, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Cu से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, सल्फाइड अयस्क पूछ रहा है और धातुओं का निष्कर्षण, ये क्या किया जा रहा है? निष्कर्षण करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? निस्तापन, भर्जन, विद्युत अपघटन और थर्मिट अभिक्रिया। इसका सही आंसर होगा भर्जन। भर्जन विधि में तो सल्फाइड अयस्कों का, और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्कों का, ये आपको याद रखना है, कार्बोनेट अयस्कों का किया जाता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आपको देखने को मिलेगा 10th एग्जाम के बोर्ड पेपर में। भर्जन और निस्तापन में अंतर या तो ये पूछा जा सकता है, या फिर इनकी परिभाषाएं पूछी जा सकती है। तो आपको याद रखना है, भर्जन तो सल्फाइड अयस्कों में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और कार्बोनेट अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है या निष्कर्षण में किया जाता है। ये दोनों अंतर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तांबे के विद्युत अपघटन में एनोड के नीचे एकत्र अशुद्धियां कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा, तांबे के विद्युत अपघटन में इस प्रकार से एक जार लिया जाता है, इसमें घोल डाला जाता है और उसके अंदर कॉपर, तांबे की अशुद्धियां, Cu की अशुद्धियां डाली जाती है। तांबे के विद्युत अपघटन के, सॉरी, कॉपर डाला जाता है इसके अंदर, और इसमें इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रोड, वापस से आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इस प्रकार से ये बीकर लिया जाता है, इसमें
जल वगैरह का किसी का भी अपन इसमें विलयन ले सकते हैं और इसके अंदर कॉपर डाला जाता है। जल का विलयन में अंदर क्या डाला जाता है? कॉपर। और इस प्रकार से इसको बैटरी से 2 इलेक्ट्रोड की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इसमें से जो प्लस चार्ज होता है वो आपको सभी को पता होगा, एनोड को प्लस चार्ज बोलते हैं, और माइनस चार्ज होता है वो किसका होता है? कैथोड का। माइनस चार्ज किसका होता है? कैथोड का। ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो प्लस चार्ज एनोड का और माइनस चार्ज कैथोड का होता है। इस प्रकार से तो एनोड के नीचे जो अशुद्धियां इकट्ठी होती है उसको क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एनोड पंख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीसा व टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस मिश्र धातु से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। सीसा व टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम, सोल्डर, कांसा या पीतल? तो इसका सही आंसर होगा सोल्डर। सीसा व टिन, सीसा और टिन की धातु, सीसा पीबी लेड और टिन एसएन, इनकी धातुओं को क्या कहते हैं? शोल्डर कहा जाता है। अब आपको मैं कुछ मिश्र धातुएं बता देता हूँ जिसको आपको ट्रिक से याद करने का तरीका बता देता हूँ। आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये थर्ड चैप्टर में ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेंगे इसमें से। लॉन्ग क्वेश्चन शायद कोई एक आध बने तो मुश्किल है, बाकी ज़्यादातर चांसेस शॉर्ट क्वेश्चन के हैं क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो मिश्र धातु से संबंधित आपको कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा। तो आपको याद रखना है सूत्र पिताजी। एक तो सूत्र याद रखना है पिताजी। इसमें कौन कौन सा क्या क्या बनेगा? पी से बन गया पीतल। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। किससे मिलकर बनी है? ता से हो गया तांबा, तांबा, और जी से हो गया जिंक। इनसे मिलकर के बनी है पीतल। पीतल में देखिए तांबा Cu और जिंक Zn, इनसे मिलकर के क्या बनते हैं? पिताजी। ये आपको याद रखना है। उसके अलावा एक और मिश्र धातु बताता हूँ मैं आपको, काटता। काटता। इसमें देखो कांसा, कांसा बनता है। कांसा धातु होती है मिश्र धातु। ये बनता है टिन और तांबा से मिलकर के बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों के दोनों सूत्र आप याद रखिएगा। इससे आपको इस मिश्र धातुओं से संबंधित चीजें याद होगी। जैसे कांसा है, इसमें पीतल आया है, शोल्डर है, ये आपको बता चुका हूँ। शोल्डर किसकी है? शोल्डर है शीशा और टिन से मिलकर के बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब धातुओं को बलपूर्वक पीटने पर चादर में बदल जाती है, यह गुण कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको धातु और अधातु, हाँ इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनेगा तो यह बन सकता है धातु और अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए उनके गुणों के आधार पर। तो जो जो धातु के गुण हैं और उसके विपरीत अधातु के गुण लिख देने आपको। तो धातु में गुण कौन से होते हैं? पहले तो इसका आंसर देखते हैं। पीटने पर चद्दर बन जाती है तो इस गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता इस गुण को बोलते हैं। तो एक तो धातु का गुण हो गया आघात वर्धनीयता, एक हो गया तन्यता। खींचने पर, उसको खींचने पर वो पतला तार में बदल जा सकता है। किस में बदल सकता है? तार। जैसे सोने का सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि 2 ग्राम सोने से, एनसीईआरटी में भी बताया गया है, 2 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास का तार बनाया जा सकता है, पतला तार बनाया जा सकता है। तो वह गुण तन्यता कहलाता है। चालकता, धातुएं विद्युत की चालक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ऊष्मा की भी चालक होती है। ये दोनों गुण भी धातुओं में पाए जाते हैं। और धान्विक, जिसको सोनोरस भी बोला जाता है, पीटने पर आवाज आती है, जैसे घंटी वगैरह बजती है मंदिरों में या स्कूल के अंदर, तो वहां पे आपको ध्वनिक का गुण, उसका सोनोरस जिसको बोला जाता है, वो गुण मिलेंगे। तो इस प्रकार आप देखिए धातुओं के अपने 4 गुण पढ़ चुके हैं। इस आधार पर आप अधातु भी लिख सकते हैं। और 2-3 एग्जाम्पल्स याद रखिए, 2 धातु के नाम याद रखिए, 2 अधातु के नाम याद रखिए। इस प्रकार आप इसको इजीली बड़े क्वेश्चन में भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, धातुओं को कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करता है, धातुओं का यह गुण कहलाता है। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि धान्विक गुण सोनोरस का गुण कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और चालकता, तन्यता, आघातवर्धनीयता ये अपन पढ़ चुके हैं। आघातवर्धनीयता पीटने पर चद्दर बन जाती है पतली, जैसे टिन वगैरह, लोहे के आपने डिब्बे वगैरह देखे होंगे, तो वो पीटने पर चद्दर पतली जो चद्दर बनती है वो आघातवर्धनीयता का गुण ही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और आपको क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन और भी करने हैं इसमें तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। निम्न में से ऊष्मा की कुचालक धातु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए ज्यादातर धातुओं में गुण तो पाया जाता है, ऊष्मा की सुचालक होती है। मतलब अपने सभी ने देखा होगा, घरों पे अपन जब खाना बनाते हैं तो तवा होता है, तवे को गर्म किया जाता है तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है साथ साथ में। इसीलिए आपने देखा होगा कि तवे के हैंडल पर लकड़ी का होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए बनाया जाता है, लकड़ी का हैंडल बनाया जाता है, क्योंकि वहां तक उसमें हीट नहीं जा पाती है। क्योंकि हीट क्या है, सॉरी, लकड़ी क्या है, अधातु है, धातु नहीं है, इसलिए वहां पे हीट या फिर गर्मी नहीं जाती है जल्दी से। इसलिए उसको लकड़ी का हैंडल बनाया जाता है। लेकिन धातुएं ज्यादातर क्या आप सभी जानते हैं कि ऊष्मा की सुचालक होती है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि ऊष्मा की कुचालक होने वाली कौन सी धातु है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ऊष्मा की कुचालक धातुएं कौन कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है लेड और मरकरी।
लेड होता है Pb और मरकरी होता है Hg, पारा जिसको बोला जाता है। मरकरी को ही क्या बोला जाता है? पारा। ये आपको याद रखना है। Pb, लेड और मरकरी ये ऊष्मा की कुचालक, हीट की कुचालक होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातुएं, अब देखिए ऊपर ऊपर पढ़ चुके हैं अपन कुचालक धातुएं, लेड और मरकरी, और अभी पढ़ रहे हैं अपन ऊष्मा की अच्छी चालक धातुएं कौन सी। तो आप सबसे ज्यादा अच्छी मतलब कंडक्टर कौन है उसकी सबसे अच्छी, तो आपको याद रखना है सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा की अच्छी सबसे अच्छी चालक धातुओं में से आती है। सिल्वर को प्रदर्शित करते हैं Ag से, अर्जेंटाइनम, और कॉपर को Cu से। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किन धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलनांक मीन्स एमपी, मेल्टिंग पॉइंट। आपको ये याद रखना है, गलनांक को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, पिघलना। जैसे बर्फ है, बर्फ पिघल जाती है तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जब पानी को गर्म किया जाता है और वो बॉईल होकर के भाप बन के उड़ने लग जाता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। ये आपको याद रखना है। तो गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किस धातु का होता है? तो इसका सही आंसर होगा गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम धातुओं का गलनांक बहुत कम होता है, ये आसानी से पिघल सकती है, इसलिए आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम में जिंक के ऑक्साइड ही उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ये दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाते हैं, इसीलिए इनको उभयधर्मी ऑक्साइड बोल सकते हैं। क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से जल में घुलनशील धातु कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धातु ऑक्साइड ऐसे कौन से हैं जो कि जल में भी घुल सकते हैं? तो आपको याद रखना है सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, वो जल में घुलनशील हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Na2O और K2O, ये आप सीधे याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम धातु पर ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एल्यूमिनियम की धातु पर ऑक्साइड की परत बनने की क्रिया एनोडीकरण कहलाती है। एनोडीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु की क्रिया जल से करवाने पर गैस के बुलबुले धातु सतह पर चिपकने के कारण यह तैरने लगते हैं। यह गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। ये आप सभी जानते हैं कि धातुओं की क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो कैल्शियम व मैग्नीशियम धातु है Ca और Mg, इन धातुओं से धातुओं की क्रिया जल से करवाने पर उत्पन्न गैस के बुलबुले धातु की सतह कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऊपर ही जाकर के चिपकने लगते हैं। इस प्रकार की चिपकने व तैरने के कारण तैरने लगते हैं। यह गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। इस प्रकार आप देखिएगा, जिस प्रकार ये है, ये मान लीजिए कैल्शियम का इलेक्ट्रोड है और इसके ऊपर जब इसके अंदर ये जल भरा हुआ है, तो जब इसमें से अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्रिया करवाएंगे, तब अपने को देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से बुलबुले इसी के ऊपर आकर के इकट्ठा हो रहे हैं और चिपक रहे हैं, सतह पर चिपक रहे हैं और तैरने लगते हैं। यह गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी धातु केवल भाप से अभिक्रिया करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भाप से क्रिया करने वाली कौन सी है? एल्यूमिनियम और लोहा, जिसको बोलते हैं फेरस, और जिंक। ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक ऐसी धातुएं हैं जो कि भाप से अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है? अभी ऊपर अपन पढ़ के आए थे कि कौन से धातु ऑक्साइड है जो कि जल में घुलते हैं, तो Na2O और K2O था उसका आंसर। और इसका है कि जल से अभिक्रिया नहीं करने वाली धातुएं कौन सी है, तो आपको ये याद रखना है Pb, Cu, Ag और Au। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें आप ये देखिएगा, ये देखिए Pb, Cu, Ag और Au, ये सारी कैसी होगी? जल से अभिक्रिया नहीं करने वाली धातुएं, मतलब अक्रिय धातुओं में भी इसमें आती है। देखिए इसमें Au आ गया सोना, Ag आ गया चांदी। इन दोनों के ही आभूषण इसीलिए बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आप देखिए, चीज़ समझने की चीज़ है। इसमें सोना और चांदी के आभूषण इसीलिए बने जाते हैं क्योंकि ये जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। और रेगुलर बेस पे अपन जल यूज़ करते हैं अपने घरों में। अपन नॉर्मली हाथ धोने में, खाना वगैरह खाने के दौरान, या फिर हर टाइम अपने जल को यूज़ करना ही होता है, तो उस दौरान भी हम इन आभूषणों को पहन के रख सकते हैं। और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा महंगी धातुएं कहलाती है, क्योंकि ये अक्रिय धातुएं, अक्रिय मतलब जल्दी से क्रिया नहीं करती है और अपनी चमक बनाए रखती है, इस वजह से ये धातुएं महंगी है। और कॉपर और Pb मतलब लेड, यह भी जल से अभिक्रिया नहीं करती है। कॉपर का अपन ऊपर पढ़ चुके हैं कि कॉपर के घरों में अपने बोतल वगैरह है, पानी इकट्ठा करने वाले जो पात्र वगैरह हैं, वो भी कॉपर के बनाए जाते हैं। और लेड भी जल से अभिक्रिया नहीं करने वाली धातुएं हैं। तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। दो तो आभूषण बनाने वाले, एक अपन घर में जो बोतल वगैरह पानी की रखते हैं उसमें
और एक आपको एक्स्ट्रा याद रखना है Pb। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं ये 4 धातुएं ऐसी है जो कि जल से अभिक्रिया नहीं करती है आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्वा रेजिया, अम्लराज, रॉयल जल, स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HCl व HNO3 का अनुपात है, इसमें 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, HCl और HNO3 का मिश्रण होता है ये। इन 2 पदार्थों को मिला करके ये बनाया जाता है। तो इसमें बताइए कि किस प्रकार के अनुपात में इनको मिलाया जाता है कि ये बनता है, जिसको बोला जाता है एक्वा रेजिया, अम्लराज या रॉयल जल। इसमें होता है 3:1। इसमें HCl का तो अनुपात होता है 3 और HNO3 का अनुपात होता है 1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तो ये आपको बताना है कि इसका अनुपात होता है 3:1। और इसको ऐसा बोला जाता है कि इसको अम्लराज इसलिए बोला जाता है और एक्वा रेजिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, एक क्वेश्चन भी आपके इससे रिलेटेड, कि गांव में एक व्यक्ति आया और उसने कहा, घर में आकर के लोगों को आकर के कहा कि मैं आपके सोने के जो आभूषण है उनको चमका दूंगा, और चमकाने के बहाने से उसने इस अम्लराज या एक्वा रेजिया में उन आभूषणों को डाला और बाहर निकाला, तो वो चमक के जरूर बाहर आए, लेकिन उनका जो वजन था, भार था, वो कम हो चुका था। और उसके पीछे रीज़न यही है कि ये अपने अंदर धातुओं को घोल लेते हैं, अपने अंदर धातुओं को घोल लेते हैं, और कुछ धातु जो सोना है, चांदी है, वो उसके नीचे जा करके बैठ जाती है, और बाद में फिर उसमें से वो सोना और चांदी बाहर निकाल के अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए इन्हें एक्वा रेजिया या अम्लराज कहा जाता है। इनका अनुपात 3:1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है, NaCl, CO, MgCl या CaCl, तो इसका सही होगा CO। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आपको देखा होगा, जिसमें NaCl है, ये तो Na प्लस में टूट जाता है और Cl माइनस में, तो ये आयन बन गया प्लस और माइनस, धनात्मक आयन, और ये ऋणात्मक आयन। MgCl भी सेम, Mg प्लस और Cl माइनस में, और CaCl भी कैल्शियम Ca प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, लेकिन CO है वो आयनिक रूप में नहीं टूटता है। ये CO इस वजह से आयनिक यौगिक नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, गैंग कहते हैं। अयस्क होता है, धातु को प्राप्त करते हैं जब जमीन से, तो उस दौरान वो अयस्क के रूप में प्राप्त होती है, और उसमें फिर बाद में उसमें से अशुद्धियों को हटाया जाता है। अलग अलग जो चीज़ें उसमें मेटीरियल मिले होते हैं, मिट्टी वगैरह, धूल के कण है, और भी किसी अन्य प्रकार की धातु उसमें मिली होती है, तो उनको अलग किया जाता है, और उन अशुद्धियों को ही क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन उसमें, कि गैंग की परिभाषा दीजिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं। और फिर वापस उससे शुद्ध रूप में धातु प्राप्त करना अलग प्रोसेस होता है, तो अयस्क से धातु प्राप्त की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपने पहले वाली अगर क्लासेस नहीं देखी है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की मैं क्लासेस करवा चुका हूँ, वो भी जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीने बार अयस्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीने बार है लिखा हुआ, सीने बार किस चीज़ का अयस्क है ये आपको बताना है, तो ये आपको याद रखना है, ये है मरकरी, Hg का अयस्क है, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। सीने बार किसका अयस्क है, तो मरकरी का अयस्क है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में क्लास को शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।